वेलकम बैक। दिस इज मी हामिद खान एंड यूर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होता है, जिसके नतीजे में पेनक्रियास के किसी भी हिस्से में, हेड, बॉडी और टेल, किसी भी हिस्से में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसे पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द लेजन। ये लेजन की लोकेशन पे डिपेंड करता है, यानी जहाँ पर पेनक्रियास के किसी भी पोर्शन में अगर लेजन हो गया, चाले पड़ गई, ज़ख़म पड़ गया या इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जो पेनक्रियास के फंक्शनल इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल होते हैं, जिसे हम बेसिकली पेनक्रियाटिक एसिड सेल कहते हैं, इसके अंदर ये पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा डेवलप होता है। Approximately 75% of pancreatic cancer originate in the head of the pancreas। 75% पेनक्रियाटिक कैंसर पेनक्रियास के हेड में डेवलप होता है। कॉजेस में बेसिकली मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर इज सिगरेट स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कॉज पेनक्रियाटिक कैंसर का स्मोकिंग है। इसके अलावा केमिकल कार्सिनोजिन बेसिकली कार्सिनोजिन कैंसर कॉसिंग फैक्टर्स को हम कहते हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। इसके अलावा डाइट हाई इन रेड मीट एंड पोर्क, वो डाइट जिसमें रेड मीट बहुत ज़्यादा शामिल हो, यानी कि गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल करना, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, ये तमाम पेनक्रियाटिक कैंसर के कॉजेज़ में शामिल हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली पेनक्रियास के अंदर कैंसर दो वजह से हो सकता है। या तो पेनक्रियास के अंदर डायरेक्टली पेनक्रियास में कैंसर डेवलप हो जाएगा या इनडायरेक्टली कैंसर डेवलप हो जाएगा। द कैंसर में originate in the pancreas or be the result of metastasis from cancer of the lung, stomach, duodenum and common bile duct। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेनक्रियास में या तो डायरेक्ट कैंसर डेवलप हो जाएगा या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इस तरह हो सकता है कि पेनक्रियास के किसी भी हिस्से में जो फंक्शनल सेल होते हैं उसके अंदर एब्नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसे पेनक्रियाटिक कैंसर कहेंगे। इनडायरेक्टली इस तरह होगा कि पेनक्रियास के आसपास जितने भी करीब ऑर्गन हैं, अगर उनमें कैंसर मौजूद हो तो वो कैंसर मेटास्टेसिस होके, यानी कि वो कैंसर बेसिकली फैल जाता है और पेनक्रियास के अंदर पहुंच जाता है। द हेड ऑफ द पेनक्रियास इज इन्वॉल्व इन कॉसेज जॉइंडिस। जो हेड होता है पेनक्रियास का, उसकी वजह से जॉइंडिस होगी। अगर हेड में कैंसर डेवलप हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जॉइंडिस शामिल है। जॉइंडिस जो इस वजह से होती है कि बेसिकली जो पेनक्रियास का हेड होता है वो बेसिकली बाइल डक्ट और इसके अलावा पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों एक ही जगह पर ज्वाइन करते हैं, जिसे हम हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब जब हेड में कैंसर डेवलप हो जाएगा तो उसके नतीजे में हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी और इसके साथ साथ सीरम के अंदर बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाएगी और जिसके नतीजे में जॉइंडिस होगा। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और गॉल ब्लैडर डायलेशन। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और गॉल ब्लैडर के अंदर डायलेशन, ये सबसिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं हेड के कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास। जब पेनक्रियास के हेड में कैंसर हो जाता है तो उसके सबसिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन में बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है और गॉल ब्लैडर डायलेशन है। मैनिफेस्टेशन, इसके नतीजे में एनोरेक्सिया होगा, मेलाइस होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म पर इलनेस होगी। एनोरेक्सिया कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट को कहते हैं, भूख का न लगना, नोजिया एंड वोमिटिंग, फटीज आर कॉमन। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन स्पेशली इन एपिगेस्ट्रिक रीजन और बैक। एपिगेस्ट्रिक रीजन और बैक पे बेसिकली शार्प पेन होगा। और इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं उसमें डायबिटीज़ मेलिटस भी डेवलप हो जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस तब डेवलप होगा जब पेनक्रियास के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसे हम अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल कहते हैं, उसके अंदर अगर कैंसर डेवलप हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट, सबसे पहले सीटी स्कैन करते हैं और इसके अलावा ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, साइन और सिम्टम के बारे में मालूम करते हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पे पेशेंट को ले जाते हैं। इसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसके अलावा फाइन नीडल बायोप्सी टू ऑब्टेन स्पेसिमेन। फाइन नीडल बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल के ज़रिए बायोप्सी करते हैं, पंच करते हैं, सेल को निकाला जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की मौजूदगी में, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से फाइन नीडल बायोप्सी करते हैं और इसमें हर एक सेल के अंदर, यानी कि जो फाइन नीडल बायोप्सी में
जो सेल को निकाला जाता है उसको साइटोलॉजी लैब में भेजते हैं और उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेल में मीटाप्लेजिया तो नहीं हो रहा, सेल के अंदर डिस्प्लेसिया तो नहीं हुआ है, सेल के अंदर हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है, उसके बाद ही कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा ERCP बेसिकली ERCP भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसे हम इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजो पेनक्रिएटोग्राफी कहते हैं। ये बेसिकली पेनक्रियाटिक डक्ट और इसके अलावा बायलरी सिस्टम को विजुअलाइज करता है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन और उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ को शो करता है। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में जैसे कि एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, उसको कलेक्ट किया जाता है और उससे भी वेरियस ट्यूमर्स की डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले कीमोथेरेपी शामिल है, उसके बाद रेडिएशन शामिल है और उसके बाद बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर पे पेशेंट को ले जाते हैं। अब अगर पेनक्रियास के हेड की सर्जरी होती है तो हेड के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी यानी कि ड्यूडेनम पोर्शन भी रिमूव होगा और ड्यूडेनम पोर्शन और इसके अलावा पेनक्रियास का हेड जब रिमूव होता है तो इस कंडीशन को हम पेनक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी कहते हैं। पेनक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी बेसिकली पेनक्रियास और ड्यूडेनम के पोर्शन को यानी कि हेड ऑफ द पेनक्रियास को रिमूव किया जाए तो इस प्रोसेस को हम पेनक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी कहते हैं। जब इस पोर्शन को रिमूव किया जाता है तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है पेनक्रियास का उसे बेसिकली स्टमक के साथ एनोस्टोमोसिस कर देते हैं। एनोस्टोमोसिस से मुराद ये है कि जोड़ दिया जाता है बाइल डक्ट और इसके अलावा पेनक्रियास के रिमेनिंग पार्ट इसको स्टमक के साथ जोड़ दिया जाता है। दूसरा प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर में बेसिकली पेनक्रियोटेक्टमी शामिल है। पेनक्रियोटेक्टमी से मुराद टोटल पेनक्रियोटेक्टमी यानी कि पूरे पेनक्रियास को ही सर्जिकल जो है रिमूवल किया जाता है, सर्जिकल एक्सिशन करते हैं, पूरे पेनक्रियास को ही रिमूव किया जाता है जिसे हम पेनक्रियोटेक्टमी कहते हैं। इंटरवेंशन ये नर्सिंग इंटरवेंशन है नर्सिस के लिए। इसमें बेसिकली नर्सिस ने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना होता है, हेमरेज को ऑब्जर्व करना है, इसके अलावा रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को प्रिवेंट करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है और इसके अलावा जो लॉन्ग एक्टिंग नारकोटिक एनाल्जेसिक होते हैं वो पेशेंट को ज़रूरी होते हैं तो वो भी एडमिनिस्टर करना है। अगर पेशेंट कंप्लेन करे पेन के बारे में तो उस पेन से रिलीफ देना भी नर्सेस का काम होता है। एंटी एमेटिक्स और उसके अलावा तमाम मेडिकेशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा नर्सेज ने फिज़िकल और इमोशनल असिस्टेंस देना है पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली को तसल्ली देनी है, पेशेंट को मोटिवेट करना है और इसके अलावा स्किन इम्पेयरमेंट को देखना है कि आए स्किन के अंदर कोई इंटीग्रिटी तो नहीं हुई, स्किन के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए और इसके अलावा स्किन में कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं पड़ गया है। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, पेशेंट के डाइट के बारे में पेशेंट के फैमिली को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है।